हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी हम एक ही टॉपिक को 3 बुक से कवर करेंगे। सबसे पहला बुक है आप लोग के सामने ल्यूसेंट, जो कि हर एक का स्टूडेंट के पास आजकल रखता है समान ज्ञान ल्यूसेंट। इसका पहला टॉपिक पॉलिटी है और पॉलिटी का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इस टॉपिक को सिर्फ हमने 3 बुक से इस वीडियो में करेंगे। पहला ल्यूसेंट हो गया, दूसरा हो गया क्राउन का ऑब्जेक्टिव, जो प्रैक्टिस के रूप में लास्ट में करेंगे। और इसके ल्यूसेंट के बाद सबसे पहले ल्यूसेंट के बाद हम करेंगे घटना चक्र, जिसमें बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे रहा था थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। तो ल्यूसेंट करेंगे और ल्यूसेंट के बाद घटना चक्र, और घटना चक्र के बाद लास्ट में क्राउन बुक करेंगे इसी टॉपिक का एमसीक्यू, जो प्रैक्टिस के तौर पर होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ल्यूसेंट। भारतीय इतिहास के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा था। यानी कि बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जब जीत लिया तो उस समय बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शिकंजा, यानी दबदर ज़्यादा हो गया। ठीक, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, माने अंग्रेज जो है इसी को शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए एक एक्ट लाता है, ये यानी कि एक एक्ट पारित करता है सम, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी है। तो अंग्रेज सबसे पहले पहला एक्ट लाए थे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको दोस्तों याद रखिएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले अंग्रेज लाए थे। और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे में इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा हटाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट एक्ट में इस एक्ट में क्या कहा गया था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के शासन और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली थी। ठीक, और नेक्स्ट में कहा गया था कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो चलिए इसके विशेषता क्या क्या था जो डिटेल में जान लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये पूछेगा यहाँ से कि किस एक्ट के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, और फिर मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था। तो सबसे पहले मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चन बनेगा लास्ट में क्राउन से करवा देंगे, तो बहुत ही अच्छा से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा, लंबा होगा थोड़ा सा। इस एक्ट के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम एलिजाह इम्पे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो इतना खासियत था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। जो मुख्य पॉइंट है उस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और नेक्स्ट आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 के बाद सीधे 1781 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के दोहरे प्रशासन आरंभ किया गया था। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 के चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंट्रोल बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारियों को वेतन नादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम को मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार मात्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया था, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार, उत्तर पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा था। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। यानी कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा माइंड में रखिएगा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, इस कंपनी को कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषद को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। विधायक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। भारत में
भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था और 1843 में इनका उन्मूलन कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिन्हें विधान परिषद कहा गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन किया गया था। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के था। 7 सदस्य कंपनी के विधेयक मंडल द्वारा था। भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश परिषद में एक सदस्य के रूप में भारत का राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के शासन पर उनका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1858 के अधिनियम में। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल में प्रथम वायसराय थे। तो ये 1858 का प्रमुख शासन अधिनियम की विशेषता देख लिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, यहाँ से स्टार्ट है। – 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने के लिए प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में
नामांकित कर सकता था। ये बॉक्स वाला जो जितना भी पॉइंट नोट करके है ये तो बहुत भी आया है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग में 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था, तो 1 जनवरी 1884 को। और अधिनियम कौन सा है, तो ऊपर में देख लीजिए अधिनियम 1873 का अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय सांख्यिकी में 6 सदस्यों की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया था। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो 28 अप्रैल 1876 के में। चलिए नेक्स्ट अधिनियम है 1892। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा राजस्व, व्यय एवं बजट पर बहस करने, कार्य से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक यानी कि अलग प्रतिनिधि का उपलब्ध किया गया था। इस अधिनियम सबसे VVI है ये वाला अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी मिली थी। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को संवैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन को जनक के रूप में जाना गया था। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित को विषयों पर प्रस्ताव पेश करने पर प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। प्रत्येक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था। चलिए बॉक्स वाला पॉइंट देख लेते हैं, इसको तो भी है यही। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के प्रथम सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सही संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये भी VVI है, इसको कर लीजिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई
प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें से 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे। इनके कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का होता था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक बिलोनस कॉर्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित विषय कौन कौन से थे जो देख लेते हैं एक नज़र में। वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, अकाल सहायता हो गया, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जनजाति, छापाखाना जिसको प्रेस आजकल बोलते हैं, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये सब हो गया आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे ये देख लेते। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्थायी स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उपयोग, तौल एवं माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्र दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया गया था। इस द्वैत शासन प्रणाली की 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया था कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों को भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 अन्य सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन की सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट में अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये पूरा डिटेल हम लोग 1919 के अधिनियम के ही देख रहे हैं। 10 नंबर का टॉपिक है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाया गया था। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को विचार रात प्रस्तुत करने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उससे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक के वीटो करने का सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी।
उसे यह शक्ति दी गई थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किया गया या पारित न किया गया किसी विधेयक या अनुदान की प्रमाणित कर दें तो ऐसी प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। माउंटेगे जेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट, अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 331 321 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से में संघ शामिल हो। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए एक ऐच्छिक था। अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी 6 चीफ कमिश्नरी को आज के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा जाता है। ठीक, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक, देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थी। प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया था। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार बना दिया गया था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों की केंद्र और प्रांतीय विधान मंडल के बीच विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का विषय का निर्माण किया गया था। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघीय विधान मंडल को विधान बनाने की अन्याय शक्ति थी। इस सूची में विदेशी करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर भारतीय विधान मंडलों की अन्याय अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवाएं और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघीय एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं: दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दोनों प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बन सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि
प्रांत की विधि पर अभिभावित होती थी। इस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। नोट 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू बी आर अम्बेडकर की युक्ति। नेहरू कही थी कि गुलामी का अधिकार पत्र है एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है, जबकि अम्बेडकर ने 1935 के अधिनियम को कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों एवं रियासतों तक विस्तृत थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश भी व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय विधान व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारतीय परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा सांप्रदायिक व्यवस्थापकों में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधि देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। ये सब 1935 के अधिनियम को ही देख रहे हैं अभी तक। ठीक, इसके यानी कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देश के मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापना की गई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और राष्ट्रीयकरण कौन सा ईस्वी में हुआ था। इसके मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। अब आ जाते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों को स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिया जाएंगे और उनकी ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विचार मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारतीय मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया गया, तब तक उस समय 1935 के शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियायतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरता का अंत कर दिया गया।
उनको भारत का पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। इस अधिनियम के अधीन डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी की प्रवृत्ति होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में कर रहे थे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो इसी टॉपिक को घटना चक्र से देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। वीडियो 2-2.5 घंटा के होगा, तो आप लोग देखिएगा। देखिए घटना चक्र में दिया हुआ है इसी वीडियो को, भारत का संवैधानिक विकास। तो देखते हैं। एक घटना चक्र का बुक है आप लोग के सामने। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संप्रदाय अधिनियम 1773 से 1853, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। तो चलिए देखते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकाली परिषद का गठन किया गया, जिसके कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस क्लोरिंग मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम को प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले तथा विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपचार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण यानी अलग किया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों को अपनी परिषद के निर्माण को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त हुआ। 1793 के एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया।
कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, वंश, वर्ण के आधार पर उसकी सेवा के लिए नहीं उसकी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम में काले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट के नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। नेक्स्ट आ जाता है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायक शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिससे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ। नेक्स्ट आ गया एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है जो इसमें डिसाइड करना है आपको। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, बात सही है। लेमेस्टर इसके न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं। एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो 1 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1800 में कौन सा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट, बात सही है।
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्रावर्तिक आंगनवाड़ी विवाद, तो तीनों राइट है। ठीक, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह सौ तेरह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ यानी मजबूती प्रदान किया गया था। बात सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रिटिश संसद के नहीं बल्कि उस समय कैबिनेट का जो हेड होता है उसको नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण तथा इसमें किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप इस टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से। तो इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं क्राउन पब्लिकेशन के बुक से कर लेते हैं प्रैक्टिस। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? तो स्वराज पार्टी 1934। 1946 में 1946 में निर्मित अंतिम सरकार के कार्यकारिणी परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है यानी कि रॉन्ग है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर परिणाम थी, नहीं।
यह बहुदलीय निकाय थी, बात सही है। तो सत्य नहीं है यानी रॉन्ग पूछा है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इन इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पैथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखीय योजना पर आधारित है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। संविधान सभा के बारे में गलत स्टेटमेंट चुना है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बात सही है। अल्पसंख्यक समुदाय में जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को कभी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया, बात सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, बात गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर समाप्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के पर मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा कुछ नॉइज साउंड आएगा दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा कवर करिएगा। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्ष प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के सर्व प्रांतों में संविधान सभा के अध्यक्ष भारत प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय इनमें से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1937। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सहायता की अनुमति चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय सभाओं द्वारा।
प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारत के संविधान में सभा को कितना समय लगा था निर्माण होने में? 2 वर्ष, 11 माह, 17 दिन, कभी कभी 18 दिन भी रहेगा कोई कोई बुक में। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। भारत को संविधान के लोगों को आदेशित किया गया था। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष से निर्वाचित हुए थे, तो ऑल स्टेटमेंट सही है इसमें। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन 1946। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल। अधिकारों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में द्वैत शासन की व्यवस्था। पहला सही है। मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था गलत है। 1909 के अधिनियम के अनुसार है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्ति का प्रतिस्थापन बात सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य? 6। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में प्रवेश सक्रिय किसको की गई थी? गवर्नर जनरल को। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो N गोपाल स्वामी थे, आनंदी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल नहीं थे। कौन सा भारत संविधान अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं था? तो देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही समिति था। एक संघ की योजना पर विचार करना था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइबल योजना के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम समुदायों को संख्या समान थी, बात सही है। बाइबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा किया जाना गलत था, तो कथन सही है, कारण गलत है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? के मुंशी था, मोहम्मद सादुल्लाह था, एक और था, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम था, जबकि एस राधाकृष्णन नहीं थे। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था।
यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांत स्तर पर द्वैत शासन की समाप्ति केंद्र में लागू था। अपशिष्ट विषय प्रांतियों का आवंटन किया गलत नहीं था। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन से? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के गठन में सही स्टेटमेंट चुनना है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, बात सही है। देश राज्यों के लिए प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था, गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता व्यक्ति की राज्यों में प्रभावित नहीं था, यह गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांगे गए थे, बात सही है। भारतीय संविधान क्यों अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन 1921 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा क्योंकि बगल में कुछ हो रहा है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संवैधानिक की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, बात सही है। भारत में संग्रहित संविधान कहा गया था, बात सही है। आर और ए दोनों शब्द आर्य की सही स्पष्टीकरण नहीं करते। भारतीय संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? संविधान सभा द्वारा। तीसरा गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिनिमित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 24 तीलियां होता है, यहाँ 21 से गलत है। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई तो 4-3 होता है, यहाँ 3-4 दिया हुआ गलत है। संविधान सभा में 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में माना था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित की गई थी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? M.K. गांधी, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माण में अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका गया है, आइवर जोनिक्स का स्टेटमेंट है। तो ये एक ही टॉपिक 3 बुक से कवर किया है इस वीडियो में। तो आप लोग सपोर्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।